हमारा बाबर, तुम्हारा बाबर, हर तरफ है बाबर बाबर। जिस देश में ऐसे भड़काऊ नारे लग रहे हो, जिस देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार किया जा रहा हो, हिंसा की जा रही हो, उनकी हत्या की जा रही हो, और न केवल ऐसा, अभी तो उनके धार्मिक स्थलों, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा हो, न केवल हिंदू समुदाय, अभी तो अन्य अल्पसंख्यक समुदाय, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह सिख हो, या फिर अन्य कोई, उनके साथ हिंसा और अत्याचार किया जा रहा हो और उनके धार्मिक स्थलों को तोड़ा जा रहा हो, तो वहां पर गुस्सा आना स्वाभाविक है। प्रत्येक मानव को वहां पर गुस्सा आएगा ही आएगा। नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के बीच आया हूं, और बीते 4 महीनों से यह विषय न केवल भारत में अपितु प्रत्येक देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। यूं कहें कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं बांग्लादेश की बात करने जा रहा हूं। बांग्लादेश में बीते 4 महीनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, वहां पर जो राजनीतिक अस्थिरता चल रही है, वहां पर जो कट्टरपंथी ताकतों का बोलबाला चल रहा है, वो सारी बातों को लेकर के आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग न केवल इस वीडियो को देखें, अभी तो अपने साथियों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को साझा भी करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के दिमाग में फैलाई जाती है और बहुत सारे लोगों को सही बात की जानकारी नहीं होती। तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को आप जरूर देखें। साथियों, अभी 10 दिसंबर, आप सभी लोग जानते हैं कि 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। और विश्व मानवाधिकार दिवस के दिन न केवल भारत में, अभी तो पूरे विश्व भर में इस बांग्लादेश में जो भी ये घटनाएं घट रही है, जो भी अल्पसंख्यकों के साथ जो भी वहां पर हिंसा और अत्याचार की घटनाएं हो रही है, इसके विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन किए गए। भारत में इस प्रदर्शन की सारी जिम्मेदारी, जो भी पदयात्राएं निकाली गई, जो भी आक्रोश रैली निकाली गई, उसका पूरा जो नेतृत्व किया वह किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। उन्होंने उनके जो अनुषंगिक संगठन है, उनके द्वारा अनेक राज्यों में, लगभग हर राज्य में जबरदस्त कार्यक्रम किए गए। जैसे मैं अल्मोड़ा का निवासी हूं, तो यहां पर भी हमारे द्वारा पद यात्रा की गई, और ऐसी अन्य जगहों पर कहीं पर आक्रोश रैली निकाली गई, कहीं पर आक्रोश रैली के साथ साथ सरकार को ज्ञापन भेजा गया। और न केवल ऐसा भारत में हुआ, अभी तो विदेशों में भी, जैसे अमेरिका की घटना बहुत ज्यादा चर्चित हुई थी कि अमेरिका में लोगों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया। तो ये इन सारी बातों को लेकर के आज का ये वीडियो बनाया जा रहा है। उसी दिन मैंने सोचा था कि इस वीडियो को बनाया जाएगा, लेकिन कुछ समय की व्यस्तता के कारण वीडियो नहीं बना पाया, तो आज ये वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में ऐसा ही नहीं है कि केवल एक बात को मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, तो इस वीडियो में हम 3-4 बातों को पूरी तरीके से जानेंगे। वे बातें क्या क्या है? सबसे पहला कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। दूसरी बात, बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, वह क्या है, वो पहली बार तख्ता पलट हुआ है या इससे पहले भी वहां का भी तख्ता पलट हुआ। उसके बाद तीसरी जो बात है कि वहां पर वर्तमान स्थिति कैसी है। और चौथी बात जो सबसे जरूरी है, जो सबसे गहरी जो बात है कि भारत क्यों चिंतित है और भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के आज का वीडियो बनाया जा रहा है। तो फिर से आपसे कहना चाहता हूं कि इसको देखने के साथ साथ अपने साथियों तक भी जरूर फैलाएं। सीधे अपनी बात पर आता हूं साथियों। सबसे पहली बात करते हैं बांग्लादेश के निर्माण के ऊपर। 1947, हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जब अलग हुआ, जब विभाजन हुआ, तो पाकिस्तान के 2 प्रमुख भाग हुआ करते थे। एक हुआ पूर्वी पाकिस्तान, दूसरा था पश्चिमी पाकिस्तान। आप इसको, क्योंकि अभी लगातार पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाएगा, तो आप इसको इस तरीके से समझिएगा कि पूर्वी पाकिस्तान जो कि बाद में बांग्लादेश बना, और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान है। तो पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की लगभग 57% जनसंख्या निवास करती थी मतलब की, और बाकी की जनसंख्या पश्चिमी भाग में। जो पूर्वी भाग के लोगों की मुख्य भाषा थी, जहां की 57% जनसंख्या निवास करती थी, उनकी जो मुख्य भाषा थी, वो लोग क्या भाषा बोलते थे? बांग्ला। और इधर वाले पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग, उनकी भाषाएं हुआ करती थी पंजाबी, सिंधी, पोस्ती या पोस्ता कह सकते हैं इसको, पास्ती, इस तरह से बहुत सारे अलग अलग उसके नाम है। और उर्दू वो लोग बोलते थे जो भारत से पाकिस्तान में आए हुए लोग थे। और इनके बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती थी। और उनके कारण क्या थे? सबसे पहला कारण था भाषाई कारण, जो कि मैं आपको बता चुका हूं। दूसरा कारण था सांस्कृतिक कारण, तीसरा राजनीतिक, और चौथा आर्थिक। क्योंकि भले ही इधर पर 57% जनसंख्या जो थी वह पूर्वी पाकिस्तान में रहती हो, लेकिन जो राजनीतिक और आर्थिक शक्तियां थी वह ज्यादातर किसके पास थी? पश्चिमी पाकिस्तान के पास वो ज्यादा थी। और उनके बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी रहती थी। वो लोग सोचते थे, पूर्वी पाकिस्तान वाले सोचते थे कि हमारी जनसंख्या तो 57% है, पावर हमारे पास होनी चाहिए, जबकि इधर वाले सोचते थे हम इनको पावर हम क्यों दें, क्योंकि भाषा तो हमारी है, उर्दू भाषा ही हम लोग है। वे अपने आप को मुस्लिमों के ठेकेदार समझते थे, मुस्लिम आंदोलन का हकदार वे स्वयं को समझते थे। और लोग ऐसा भी सोचते थे, पश्चिमी पाकिस्तान के लोग, कि इन लोगों के ऊपर, जो कि बांग्ला भाषी हैं, जो कि पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग हैं, इनके ऊपर हिंदुओं का असर है। तो इन बातों को लेकर के उनके बीच टकराव लगातार बना रहता था। तो ऐसे टकराव होता गया, साल दर साल चलते गया। तो शेख मुजीबुर रहमान, ये नाम आपने जरूर सुना होगा, इनको बंग बंधु कहा जाता है। और ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के जनक कहे जाते हैं, बांग्लादेश के पिता कहा जाता है इन्हें। तत्कालीन जबरदस्त नेता थे और जो पूर्वी पाकिस्तान के बड़े लीडर हुआ करते थे। और ये जो पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे थे। तो ठीक है, लगातार चलता रहा, उनके द्वारा अत्याचार किए जा रहे थे, सारी चीजें चली जा रही थी। तो उन्होंने जो पूर्वी पाकिस्तान की स्वायत्तता के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने 6 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की। ठीक है,
उससे भी लोग चिंतित हो गए। इधर वाले पश्चिमी पाकिस्तान वाले लोग, उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर, शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर अलगाववाद का केस लगा दिया। अलगाववाद का केस लगा दिया तो इस तरफ सोचा तो उन्होंने कुछ और था, लेकिन दूसरी तरफ क्या हुआ कि और अधिक फेमस हो गए, अपने एरिया में और बड़े नेता बन गए। इससे उनका जो है, इनकी जो चाल थी उल्टी पड़ गई। अब उल्टी पड़ गई तो किरकिरी हो गई उनकी। उन्होंने क्या किया, केस वापस ले लिया, ठीक है, लेकिन जो चीज हो गई थी उसको तो वापस किया नहीं जा सकता, वो और बड़े नेता बन गए थे। उसी के बीच आया साल 1970। 1970 में क्या हुआ, 1970 में वहां पर चुनाव हुए। अब चुनाव हुए, आप लोग पहले ही मैंने आपको बताया था कि वहां पर 57% जनसंख्या निवास करती थी। तो पूर्वी पाकिस्तान था, जो शेख मुजीबुर रहमान वहां के नेता थे, उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग को आपने नाम सुना होगा, शेख हसीना की पार्टी है। और शेख हसीना शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री है, ठीक है। तो उनकी जो पार्टी थी पूर्वी पाकिस्तान अवामी लीग को 169 में से 167 सीट मिल गई। 169 में से 167 सीट उनके पास आ गई। और टोटल सीट कितनी थी, 313। तो सीधी सी बात है कि जबरदस्त बहुमत जो है इनके पास आ गया। अब क्या हुआ, एक तरफ तो पहले ही वहां पर सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था, वो लोग कम होते हुए भी सत्ता उनके पास ज्यादा थी, और सत्ता किसी भी हालत में वो लोग उनको देना नहीं चाहते थे। तो यहां पर टकराव की स्थिति हुई, बगावत हो गई, क्योंकि सत्ता किसी भी तरीके से ट्रांसफर नहीं करना चाहते थे। और इन लोगों ने, शेख मुजीबुर रहमान ने एक मंच में घोषणा कर दी, अगर आप हमारे मतों को वैलिड नहीं मानते हैं, अगर आप हमें सत्ता नहीं सौंपते हैं, तो हम लोग एक दूसरा राज्य बनाने को, दूसरा राष्ट्र बनाने को हम लोग मजबूर होंगे, और हम अलग बांग्लादेश का निर्माण करेंगे। तो हिंसा होनी शुरू हुई, हत्याएं होनी शुरू हो गई, दुर्व्यवहार शुरू, रेप होने लगे, बहुत सारी मतलब हिंसा की ऐसी घटनाएं कि मतलब माहौल पूरी तरीके से बिगड़ गया। उसके बाद उन्होंने सेना का प्रयोग करना शुरू कर दिया। सेना का प्रयोग करना शुरू हुआ तो यहां से लोगों ने भारत की तरफ शरण लेना शुरू कर दिया, और स्थिति ऐसी आ गई कि 1 साल से भी कम समय में भारत में लगभग 1 साल से भी कम समय में 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ शरणार्थी हो गए। इससे भारत सरकार भी चिंतित हो गई। तो मार्च 1971 तक भारत सरकार ने भी जब इस सारी घटनाओं को देखा, जब इनसे वो चिंतित हो गई, तो उन्होंने भी सोचा कि इनकी मदद करनी चाहिए। मुक्ति वाहिनी, जो आप नाम सुनते हैं, जब भी बांग्लादेश के गठन की बात आती है, जब भी बांग्लादेश निर्माण की बात आती है, तो मुक्त वाहिनी का नाम जरूर आता है। मुक्त वाहिनी को आप इस तरीके से समझिएगा कि जिन लोगों ने पाकिस्तान से बांग्लादेश को बनाने में सबसे ज्यादा संघर्ष किया, वे थी मुक्त वाहिनी, जिनकी की मदद तत्कालीन सरकार ने भी की, जो कि हमने भी कहा कि मार्च 1971 में सरकार ने इनका साथ देने की सोची, ठीक है। मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने वाले लोग, जिसमें कि सैकड़ों सैनिक थे और हजारों नागरिक थे, ये थी मुक्त वाहिनी। तो सरकार ने फैसला लिया, उन्होंने संसद में चीज इस विषय को रखा कि हम लोग इनकी मदद करेंगे, और कुछ दिनों के बाद संसद में घोषणा कर दी कि हम इनकी मदद करेंगे ही करेंगे। उसके बाद इन्होंने मुक्त वाहिनी के लड़ाकों को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी ने अमेरिका और यूरोप के दौरे किए, वहां के बड़े बड़े नेताओं से मिली। जैसे वो तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति हुआ करते थे रिचर्ड निक्सन, उन्होंने रिचर्ड निक्सन से मुलाकात करी, अन्य बड़े नेताओं से मुलाकात करी। रिचर्ड निक्सन से जब उन्होंने मुलाकात की तो उन्होंने इस विषय को पूरी तरीके से उनके सामने रखा। उन्होंने भारत की स्थिति भी रखी कि भारत किस समय किस तरह की स्थिति में भी फंसा हुआ है, और पाकिस्तान की विस्फोटक स्थिति के बारे में भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच एक बात बताना मैं आपको भूल गया कि जब ये सारा संघर्ष चल रहा था तो मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया। जब ये सारी हिंसा की घटनाएं चल रही थी, मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार किया गया, और उनके अवामी लीग के जो नेता थे, जो उनकी पार्टी थी अवामी लीग, उनके नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू किया। टॉर्चर से बचने के लिए, इन सारी हिंसक घटनाओं से बचने के लिए वहां के नेताओं ने भी इस तरफ आना शुरू किया था, जो शरणार्थी बने हुए थे, ठीक है। निक्सन से बात हुई, निक्सन के सामने उन्होंने सारी बातें रखी कि ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, भारत की भी स्थिति इस तरह की है, और पाकिस्तान में भी विस्फोटक स्थिति बनी हुई है, अगर इनको रिहा नहीं किया जाता है तो ये स्थिति और भयंकर हो जाएगी। लेकिन निक्सन की तरफ से ऐसा कोई सॉलिड सा जवाब नहीं आया। उन्होंने ये तक कह दिया कि 2 साल बाद देखते हैं इसे। ऐसी जितना मैंने पढ़ा, जितना मैंने जाना, जितनी मैंने चीजें देखी समझी, तो उसमें यही देखा मैंने कि उनके द्वारा कोई ऐसा ठोस वो नहीं आया। उनके द्वारा कहा कि 2 साल आप रुकिए, फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपनी सारी बातों को वहां पर रखा। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई हमारे देश पर की जाती तो फिर हम किसी भी तरीके से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। सारी बातें हो गई। इधर पाकिस्तान में भी बड़े बड़े मार्चेस होने लग गए थे, भारत विरोधी घटनाएं वहां पर होने लगी थी, भारत विरोधी आंदोलन चलने लग गए थे। उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद लगभग नवंबर में ही लगभग उस टाइम तत्कालीन जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति हुआ करते थे याना खान, इन्होंने भी अपने सेना को आदेश दिया कि आप लोग तैयार रहिए, कभी भी युद्ध की स्थिति बन सकती है, ठीक हो गया। कुछ ही समय के बाद लगभग नवंबर दिसंबर के बीच में पाकिस्तान की जो आर्मी थी, उन्होंने भारत पर अटैक कर दिया 2-3 जगहों पर, जैसे कि आगरा और अमृतसर। एयरफोर्स, जितना मुझे याद आ रहा है, एयरफोर्स ने अटैक करना शुरू कर दिया। आगरा और अमृतसर पर उन्होंने अटैक कर दिया। भारत भी कहां पीछे हटने वाला था।
उन्होंने भी अपनी तरफ से अटैक कर दिया। और उसके बाद 1971 16 दिसंबर 1971 जब युद्ध पूरा चला, 16 दिसंबर 1971 को ऐतिहासिक जो युद्ध था उसमें 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हमारी सेना के आगे आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हमारे भी 13,000 सैनिकों ने अपनी कुर्बानी दी बांग्लादेश निर्माण में। ये बात, और उस दिन बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अभी आज ही की मैं आपको घटना बता रहा हूं, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज ही के अखबार में एक प्रसिद्ध लेखिका है, बहुत ज्यादा विवादों में रहती है, नाम है तस्लीमा नसरीन। जैसी मैंने कहा विवादों में रहती, तो आप नाम से बाद आप समझ ही गए होंगे। आज उनका एक कहीं पर एक आर्टिकल लिखा हुआ था, छोटी सी लाइन में आपको बताना चाह रहा हूं कि उन्होंने सारी घटनाक्रम को देखते हुए, बांग्लादेशी साहित्यकार है, आपको बताना चाहता हूं, बांग्लादेशी साहित्यकार है तस्लीमा नसरीन। उन्होंने एक बात लिखी, उन्होंने कहा कि आज बांग्लादेश को उस पाकिस्तान पर प्यार आ रहा है जिन्होंने बांग्लादेश के 3 लाख लोग मार दिए थे, और उस भारत से आज लोग नफरत कर रहे हैं जिनके 13,000 सैनिक शहीद हो गए थे। और ये सारी चीज आप देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल वहां पर ये सारी चीजें हो चुकी है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ। उसके बाद अब बात है दूसरी बात पर। दूसरी बात क्या थी कि क्या पहली बार तख्ता पलट हो रहा है या इससे पहले तख्ता पलट हुआ था कि नहीं हुआ था। अब ठीक है, 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हो गया। बांग्लादेश के कैसे हुआ, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बना, आपको पहले ही बताया कि वहां के जो सर्वप्रिय जनमान्य जो नेता थे वह थे शेख मुजीबुर रहमान बंग बंधु, जिन्हें कि बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब ठीक है, नेता थे, सत्ता उनके पास आई, प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, और जो वहां पर वन पार्टी सिस्टम की शुरुआत हुई शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा ही की गई। लेकिन उसके कुछ समय बाद क्या हुआ, 1975 में आर्मी के एक सेना के गिरोह के द्वारा, सेना के ग्रुप के द्वारा कहें, सेना के ग्रुप के द्वारा 15 अगस्त के दिन उनकी पत्नी की और 3 बेटों की हत्या कर दी गई सेना के ग्रुप के द्वारा। उसके बाद वहां पर सत्ता में कौन बैठे, खोंडाकर मुश्ताक अहमद, इनके हाथ में सत्ता आ गई। ये पहला तख्ता पलट था जब सेना के द्वारा पहली बार, और लगातार देखेंगे कि सेना के द्वारा लगातार तख्ता पलट किया गया। इसके बाद कई सारे तख्ता पलट हुए जिसकी जानकारी मैं आपको लगातार देने वाला हूं। ठीक है, किसके हाथ में सत्ता आ गई, खोंडाकर मुश्ताक अहमद के हाथ में सत्ता आ गई। उसके बाद इनका भी जो कार्यकाल रहा वह बहुत अल्पकालीन रहा। उसके बाद एक और आर्मी के जनरल थे खालिद मुशर्रफ, जितना मैं नाम सही याद कर पा रहा हूं, खालिद मुशर्रफ आर्मी के उस टाइम के कमांडेंट थे, जो भी थे जनरल थे। उनके द्वारा फिर से विद्रोह कर दिया गया। अब विद्रोह किया, जो फिर से हिंसक सारी घटनाएं हुई, तो इनको मार दिया गया। इनको मार दिया गया तो सत्ता फिर से चेंज होगी। अब सत्ता किसके हाथ में आई, जियाउर रहमान के हाथ में। जियाउर रहमान का नाम आप इसलिए याद रखिएगा साथियों, क्योंकि जो सबसे पहली बार, अब इसको आप डॉट्स को कनेक्ट कीजिएगा, जियाउर रहमान को आप यहां से याद कीजिएगा, इनकी जो विधवा थी खालिदा जिया, जब वहां पर लोकतंत्र की मांग हुई, लोकतांत्रिक चुनाव सबसे पहले हुए, तो सबसे पहली जो प्रधानमंत्री बनी, जो सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, वो बनी खालिदा जिया, जो कि जियाउर रहमान की विधवा थी। ठीक है, इनके पास सत्ता आ गई। इनके पास भी सत्ता 6 साल से भी कम समय तक रही। उसके बाद क्या हुआ, एक फिर से आर्मी ने विद्रोह कर दिया, सेना ने फिर से विद्रोह किया, सारी विद्रोह की घटनाएं घटी, हत्याएं हुई, सारी चीजें हुई। और उस टाइम भी उनके एक, यूं कहें कि इनके एक सेकंड पावरफुल जो पोस्ट थी वह थी अब्दुल सत्तार के हाथ में। और उस समय जो ये हुआ, उस समय जो सेना ने विद्रोह किया, उस समय तत्कालीन जनरल हुआ करते थे वो थे, आप इस तरह समझिए कि इरशाद, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ पा रहा है, हुसैन मोहम्मद इरशाद। हाँ, हुसैन मोहम्मद इरशाद के समर्थन से सेना ने फिर से विद्रोह किया। और उनके जो सेकंड टॉप मोस्ट थे, कि क्या नाम मैंने बताया आपको, अब्दुल सत्तार, उनके हाथ में सत्ता आ गई। फिर से सेना ने विद्रोह कर दिया, ठीक हो गया। उसके कुछ समय बाद आप देखिए कि कितने कम समय में सारी चीजें होती जा रही, एक साल के अंतर में। बीच में अभी 6 साल से कम समय की सत्ता एक ही आदमी के पास रही, जियाउर रहमान के हाथ में। अब किसके पास आई है, अब्दुल सत्तार के हाथ में। विद्रोह किसने किया था, किसकी मदद से किया था, जो जनरल था सैयद हुसैन मोहम्मद इरशाद। तो ठीक है, 1 साल से फिर कम समय में क्या हुआ कि रक्तहीन क्रांति फिर से हुई। इन्होंने फिर रक्तहीन क्रांति करी और सत्ता किस हाथ में दे दी, इन्होंने मार्शल लॉ लागू कर दिया और एहसानुद्दीन चौधरी को राष्ट्रपति बना दिया। किसने, इरशाद साहब ने, जो आर्मी के जनरल हुआ करते थे। ठीक है, इनको राष्ट्रपति बना दिया। फिर कुछ एक साल से भी कम समय में इन्होंने क्या किया, फिर से उस आदमी को भी हटा दिया और खुद को राष्ट्राध्यक्ष बनवा दिया। इन्होंने कहा कि अब आप हटो, अब मैं राष्ट्राध्यक्ष बनूंगा, और वो चले गए अपनी राजनीतिक पार्टी के नियंत्रण में। ठीक है, इस आदमी के पास जब सत्ता आई तो यहां पर सत्ता थोड़े टाइम के इसके पास बनी रही। ठीक है, सत्ता इनके पास बनी रही, और उसके बाद कुछ समय बाद, लगभग 5-6 साल के अंदर हुआ होगा, 5-6 साल के बाद वहां पर लोकतंत्र के लिए मांग उठनी शुरू हो गई, विरोध प्रदर्शन होने शुरू हो गए, जनता ने आवाज उठानी शुरू कर कि हमें लोकतंत्र चाहिए। और ठीक है, उन्होंने जब देखा कि जनता विद्रोह करती, जब भी देखता हूं कि मैं जनता की जब बात आती है तो एक लाइन बड़ी याद आती है कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। सबसे बड़ी है जनता। ठीक है, उतने बड़े जिसने कि इतने बड़े तख्ता पलट करवाया, उसने भी जब देखा कि जनता विद्रोह कर रही है तो उन्होंने भी सीधे इस्तीफा लिख दिया
ठीक है मैं इस्तीफा देता हूं। इस्तीफा ही नहीं दिया, इनको गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तारी के बाद इनको भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में डाला गया। और जो तत्कालीन जो न्याय मंत्री हुआ करते थे, तत्कालीन न्याय मंत्री थे शहाबुद्दीन अहमद, इतना मुझे याद आ पा रहा है, शहाबुद्दीन अहमद। शहाबुद्दीन अहमद ने अंतरिम सरकार के नेता बने और सरकार संभाली। ठीक है, लोकतंत्र की मांग होनी शुरू होगी और 1990 में ये सारी चीजें जो हुई, 1991 में पहली बार वहां पर लोकतांत्रिक चुनाव हुए, स्वतंत्र चुनाव पहली बार हुए। ठीक है, इतने सारे आपने देखे, सारे तख्ता पलट हो गए। जो पहली बार तख्ता पलट नहीं हुआ था, इस बात को आप यहां से डॉट को कनेक्ट कीजिएगा कि जो इस बार तख्ता पलट हुआ शेख हसीना को, पहली बार नहीं था, इससे पहले इतनी बार। सबसे पहले कहां पर हुआ था, आपको याद होगा, सबसे पहले किसका हुआ, शेख मुजीबुर रहमान का, जो किसने किया, खून डाकर मुश्ताक अहमद ने। उसके बाद कहां पर आई, खालिद मुशर्रफ जो कि आर्मी का जवान हुआ करता था, उसके बाद आई जियाउर रहमान के हाथ में। जियाउर रहमान के बाद कहां पर आई, अब्दुल सत्तार के हाथ में। अब्दुल सत्तार को सपोर्ट किसने किया, हुसैन मोहम्मद इरशाद ने। हुसैन मोहम्मद इरशाद ने किसको राष्ट्रपति बनाया, एहसानुद्दीन चौधरी को। एहसानुद्दीन चौधरी के बाद खुद कौन राष्ट्राध्यक्ष बन गया, ये इरशाद, हुसैन मोहम्मद इरशाद। इतने सारे तक बांग्लादेश का जो इतिहास है वो खूनी इतिहास रहा है, अशांति इतिहास बांग्लादेश का रहा हुआ है। इसके बाद पहली बार जो चुनाव हुए 1991 में, पहली बार बांग्लादेश में चुनाव हुए। और सबसे पहली बार कौन जीती, बीएनपी। बीएनपी को आप यहां से डॉट कनेक्ट कीजिए जब मैं भी लाऊंगा, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जो कि अभी वर्तमान में जिनके लोगों को सलाहकार मोहम्मद यूनुस की सरकार में बनाया गया है, भारत विरोधी भी इन्हें कहा जाता है। तो पहली महिला प्रधानमंत्री बनी खालिदा जिया। खालिदा जिया कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जियाउर रहमान की विधवा। इनके पास सत्ता आ गई, ठीक हो गया। 91 5 साल सत्ता संभाली। 96 में फिर से शासन बदला, कौन जीता, इसके बाद अब जीत गई अवामी लीग। अवामी लीग किसकी, शेख मुजीबुर रहमान की। मुजीबुर रहमान की बेटी बन गई प्रधानमंत्री, कौन, शेख हसीना। शेख हसीना कब 96 में बन गई। 96 के बाद फिर से 5 साल बाद 2001 आया, फिर से सत्ता बदल गई। फिर सत्ता किसके हाथ में आई, बीएनपी के हाथ में आ गई। बीएनपी की कौन बन गई, फिर से पीएम कौन बनी, खालिदा जिया। ठीक है, 2001 से 2006 के बीच में इनके पास सत्ता रही। और 2007 में क्या हुआ, लोगों ने फिर से विरोध करना शुरू कर दिया। फिर से भ्रष्टाचार, जो कि अभी भी जिस कारण की सरकार जो तख्ता पलट हुआ, भ्रष्टाचार। बांग्लादेश की जो सारी सरकारें हैं भ्रष्टाचार के लिए सबसे अधिक बदनाम रही है। तो लोग फिर से, जनता रोड पर आ गई, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा हो रहा है। तो सेना ने अपने हाथ में सरकार को अपने हाथ में ले लिया। उस टाइम राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे, इयासुद्दीन अहमद। तो उन्होंने सैन्य सरकार स्थापित हो गई और यहां पर सारी की सारी चीजें, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चल रहे थे। उन्होंने क्या किया, दोनों को पकड़ा, जेल में डाल दिया। किस किस को, खालिदा जिया को और शेख हसीना को, दोनों को जेल में डाल दिया। उसके बाद आया 2008 में इनको रिहा किया गया। पहले 2008 में फिर से चुनाव हुए और 2008 में जब चुनाव हुए तो फिर से शेख हसीना जीत गई। और उसके बाद से शेख हसीना ही लगातार सरकार में है। और सबसे पहली बार जब उनकी हत्या की गई थी शेख मुजीबुर रहमान की, तब भी 6.25 साल शेख हसीना भारत में रही थी। और इस बार जब तख्ता पलट हुआ, इस बार भी शेख हसीना भारत में ही है। तो ठीक है, 2008 के बाद शेख हसीना ही प्रधानमंत्री थी। ये हो गया दूसरी बात की तख्ता पलट की बात, कि कितनी बार अभी तक तख्ता पलट हो चुका है। आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि कितनी बार तख्ता पलट हुआ। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई तरह की बातें, कई तरह की भ्रांतियां, कई तरह की गलत सलत बातें लोगों को बताई जाती हैं और सही इतिहास मालूम न होने के कारण लोग उन बातों में आ भी जाते हैं। इसलिए किसी भी बात को हमेशा तथ्यों के साथ रखें और तथ्यों को समझते हुए उन चीजों की जानकारी रखें। ठीक है, दूसरी चीज होगी कि कितनी बार तख्ता पलट हुआ है। तीसरी बात आती है कि इस बार का जो तख्ता पलट क्यों हुआ। ठीक है, हमेशा से शेख हसीना के साथ छात्र आंदोलन जुड़े हुए रहे। हमेशा से जब भी शेख हसीना सरकार में रही है तो उनके साथ छात्र आंदोलनों का टकराव का एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है। इस बार भी यही हुआ। इस बार भी विद्रोह किसने शुरू किया, जो इस बार ये सारा का सारा विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ वो छात्रों के कारण शुरू हुआ। और हमेशा आपने देखा होगा जो भी बड़े आंदोलन हुए हैं, बड़ी क्रांतियां हुई हैं, जो भी वैश्विक बड़ी क्रांतियां हुई हैं, वो छात्रों के द्वारा ही शुरू की गई हैं। तो छात्र आखिर क्यों बिना किसी बात के क्या आंदोलन करने लगे, नहीं, उनका आंदोलन इस बात से चल रहा था। साथियों, इस बात को यहां पर आप जोड़िएगा कि जो बांग्लादेश और पाकिस्तान अलग हुआ, उनके बीच जो जिन लोगों ने संघर्ष किया, मुक्ति वाहिनी के जो लोग, इस तरह समझिए कि मुक्ति वाहिनी के लोग, मुक्ति वाहिनी के जिन लोगों ने शहादत दी या जिन लोगों ने लड़ाई करी, सरकार ने जब लोकतांत्रिक पहले चुनाव हुए तो उसके बाद उन लोगों को सरकार में 1/3 सरकारी नौकरियों में 1/3 का आरक्षण दिया था। और छात्रों ने यह बात कही कि आरक्षण को समाप्त कर दिया जाए। बीच में एक बार जब आरक्षण को समाप्त किया, दोबारा से शुरू किया तो इसको कम करके 5% पर ले आए। लेकिन छात्र इससे भी संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा कि इसको पूरी तरीके से आप हटाओ। छात्रों की मांग थी कि भ्रष्टाचार मुक्त सरकार हो और ये आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। और तीसरी बात कि सरकार ने इस्तीफा देना होगा। छात्र अपना सही से आंदोलन कर रहे थे। उसके बीच इस चुनाव में, जब इस बार का जो चुनाव हुआ था, उस बार ये शेख हसीना के द्वारा लगातार इस बात को कहा जा रहा था कि चुनाव को आईएसआई के द्वारा और सीआईए के द्वारा
आईएसआई पाकिस्तान, सीआईए अमेरिका, इनको दूसरी पार्टी को इनके द्वारा फंड, मतलब दूसरी पार्टी को इनके द्वारा फंड किया जा रहा है। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि वे लोग चाहते थे कि तख्ता पलट यहां पर हो, क्योंकि दूसरी जो पार्टी है वे लोग हमेशा से कट्टरपंथियों के सपोर्टिंग वाली पार्टी रही है। तो शेख हसीना पहले से भी आरोप लगाती आई है। तो ठीक है, छात्र अपना आंदोलन कर रहे थे, उसको हिंसक बनाने का काम किया इन लोगों के द्वारा, कट्टरपंथी लोगों के द्वारा। ठीक है, सारी चीजें होंगी और वहां पर हो गया तख्ता पलट। इन सारी जो तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना आप सभी जानते हैं, वीडियो सभी लोगों ने देखे कि भारत में शेख हसीना वर्तमान में भारत में है। ठीक है, सारी चीजों की सबको ये पता चल गया कि किन कारणों से वहां पर तख्ता पलट हुआ। उसके बाद आते हैं अभी की वर्तमान स्थिति में। इसको जरा अच्छे से समझिएगा, और यहां पर कि भारत को चिंतित आखिर क्यों होना चाहिए और हम सभी के लोगों को भी आखिर क्यों चिंतित होना चाहिए। ठीक है, तख्ता पलट हो गया। तख्ता पलट के बाद सरकार, अंतरिम जो सरकार बनी, उसका मुखिया कौन बना? मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस, जिसकी बड़ी अच्छी छवि बताई जाती थी, ये तो बहुत अच्छा आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है, नोबेल पुरस्कार विजेता है। आप देख सकते हैं नोबेल पुरस्कार विजेताओं के भी कैसे हाल होते हैं और उनके दिमाग में क्या क्या चीजें चल रही हो सकती है। आप वर्तमान में बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए अच्छे से समझ सकते हैं। इनके जो वर्तमान सलाहकार है, वे जो 80 से 85% इनके सलाहकार हैं, वो आधे से ज्यादा कोई बीएनपी वाले हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जिसकी लीडर कौन? खालिदा जिया, और दूसरा जमात इस्लामी। जमात इस्लामी कौन? जो 2001 से 2006 में इनकी गठबंधन सरकार हुआ करती थी। इनके जो अधिकतर नेता हैं वो यहां से जुड़े हुए हैं, और ये लोग हैं कट्टरपंथी एकदम। और ये ऐसा भी नहीं है कि ये लोग मोहम्मद यूनुस को मानते हैं, ये भी मोहम्मद यूनुस को पूरी तरीके से नहीं मानते, लेकिन सही है, बाहरी जो दबाव है, सारी चीजें, उसके कारण उन्हें ना मानना पड़ रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के पीछे जमात है, जमात के पीछे पाकिस्तान है, और मोहम्मद यूनुस के पीछे पूरी तरीके से कहीं ना कहीं हाथ अमेरिका का भी है। अमेरिका में कौन? डेमोक्रेट्स। अमेरिका में दो पार्टीज चलती हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक नेता कौन? आप इस तरीके से समझिएगा, जो बाइडेन, जो वर्तमान में प्रचलित नाम है, जो लोकप्रिय नाम है, जो बाइडेन, ये डेमोक्रेटिक नेता है। और दूसरे रिपब्लिकन कौन है? डोनाल्ड ट्रंप, जो कि अभी जनवरी में अभी सत्ता संभालने वाले, चुनाव जीत गए। ठीक है, इसके मोहम्मद यूनुस के पीछे कौन? जमात है, जमात के पीछे पाकिस्तान, और उनके ऊपर किसका हाथ है? डेमोक्रेटिक का भी हाथ है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस के लिए कहा जाता है कि ये पूर्व जो राष्ट्रपति थे बिल क्लिंटन, उनकी वाइफ हिलेरी क्लिंटन के लगातार संपर्क में थे। उन्होंने जमात के साथ संपर्क स्थापित किया और जमात ने वहां पर सारी चीजों को हिंसा भड़काने का काम किया, और उसके बाद यहाँ पर सत्ता किसके हाथ में आ गई? मोहम्मद यूनुस को। मोहम्मद यूनुस को आप कह सकते हैं कि अमेरिकन पपेट, इस तरह से केवल एक मुखौटा है। ठीक है, सारी की सारी चीजें होंगी, तख्ता पलट हो गया। छात्रों के साथ तो धोखा हुआ। जो छात्र सोच रहे थे कि भ्रष्टाचार विरोधी सरकार आएगी, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, उनको सरकारी नौकरियां मिलेंगी, लोकतंत्र की फिर से बहाली होगी, सारी चीजें खुशी से सारी चीजें चलने लगेंगी, उनके साथ भी धोखा हो गया। उसके बाद जो लोग अभी वर्तमान में सत्ता में बने हुए हैं, पहले तो यही नहीं पता कि सरकार किसकी चल रही है, सरकार अभी कब तक बनेगी। उसके बाद जो बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने कोई कुलपति बन गया, कोई सेनाध्यक्ष बना फिर रहा है, कोई पुलिस में बड़े बड़े पदों पर बैठा हुआ है। तो जो है राजनीतिक रूप से यहाँ पर अस्थिरता चल रही है। और उसके बाद क्या ये सोचना क्या ठीक रहेगा कि यही स्थिति हमेशा बनी रहेगी? ये भी सोचना बिल्कुल गलत है। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि जो लोग 1947 से अपनी संस्कृति के लिए लड़ते हुए आए हैं, क्या वो इतनी आसानी से हार मान जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, जो बांग्लादेश को जो समझने वाले लोग हैं, उन्होंने इसे हमेशा से बचाया है। ऐसा नहीं है कि अभी वहां पर ऐसी स्थिति चल रही तो हमेशा से उनकी स्थिति यही रहेगी और अवामी लीग बहुत ज्यादा कमजोर है। और ये भी बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी पार्टी का बहुत ज्यादा समर्थन कर रहा हूं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। बांग्लादेश को समझने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि उन्हें इसको बचाना आता है, वो अपने देश को बचाना जानते हैं। और आवामी लीग बिल्कुल कमजोर भी नहीं है, देश के कोने कोने में बांग्लादेश में आवामी लीग के नेता हैं, आवामी लीग को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि ये सारी चीजें इतनी जल्दी बिगड़ जाएंगी, लेकिन ये है कि कब सुधरेंगी, ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है। उसके बाद साथियों, ये स्थिति आती है कि भारत को क्यों चिंतित होना चाहिए, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है ये कट्टरपंथियों की सरकार है। ये लोग एक तरफ जहां दूसरी पार्टी वो कहती थी कि हमारे बांग्लादेश का राष्ट्रपिता कौन है? शेख मुजीबुर रहमान, लेकिन ये लोग जो है ये चाहते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना को राष्ट्रपिता का दर्जा दिया जाए। ये लोग पूरी तरीके से कट्टरपंथी लोग, पाकिस्तान सपोर्टिंग है। और ऐसा इसलिए क्योंकि आप इसको इस तरीके से समझिएगा, जब शेख हसीना प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तो इस हालात को समझिएगा, और मैं बहुत सारी चीजों को कनेक्ट आपस में कर देता हूं, तो इसमें आप लोग थोड़ा ध्यान से इस चीज को समझिएगा भी। जब शेख हसीना प्रधानमंत्री हुआ करती थी, तब पाकिस्तान के साथ उनके जो रिश्ते थे वो बहुत निर्धारित हुआ करते थे कि किन चीजों का आयात होगा, वीजा से संबंधित बहुत सारे नियम। और लेकिन अभी की वर्तमान स्थिति क्या हो रही है? जैसे अभी कल ही के अखबार में पढ़ रहा था, वो लोग कहते हैं कि जय बांग्ला, इसको ऐसे हिंदी में कहेंगे जय बांग्ला, उसको बांग्ला भाषा में बोला जाता है कि जय बांग्ला। वो कहते हैं कि इसको राष्ट्रीय नारे से हटा दो। जिस पाकिस्तान के साथ बहुत सारी चीजों का आयात में प्रतिबंध लगाए गए थे, आज वो सारी चीजें खोल दी गई हैं। पाकिस्तान के साथ हवाई सेवा शुरू करने के ऊपर भी विचार किया जा रहा है। आज ऐसी स्थिति बन गई, उन कट्टरपंथियों के द्वारा आज ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं, हमारा बाबर, तुम्हारा बाबर, हर तरफ है बाबर बाबर। उनका बाबर कौन? 2001 से 2006 के बीच किसकी सत्ता थी? बीएनपी और जमात इस्लामी की। वहां पर एक नेता हुआ करता था
लुत्तोजवाल बाबर, लुत्तोजवाल बाबर, इसका मैं नाम थोड़ा क्लियर कर नहीं पा रहा हूँ, लुत्तोजवाल बाबर, इस तरीके से आप इसको समझ लीजिएगा। तो उसके द्वारा उसको किस चीज में वो किया गया था कि वो भारत को हथियार तस्करी करता है, भारत को हथियार तस्करी करने के मामले में उसका नाम कई बार सामने आया। और जब खालिदा जिया प्रधानमंत्री हुआ करती थी तो कई बार जो पाकिस्तानी आतंकवादियों को बांग्लादेश में शरण दी जाती थी। लुत्फो जमाल बाबर, हम अब सही कर पा रहा हूं, थोड़ा मैं अटक गया इस बात में, लुत्फो जमाल बाबर ये उसका रियल नाम हुआ करता था। तो उस टाइम तत्कालीन जो सरकार हुआ करती थी वहां पर ये गृह मंत्री हुआ करता था। और ये आदमी इसको भारत में तस्करी के लिए भी बदनाम है, और उस समय की सरकार में जो पाकिस्तान से आतंकवादी आते थे उनको बांग्लादेश में शरण दी जाती थी। ये कट्टरपंथी आज इसीलिए ये लोग हवा में इतना ज्यादा उड़ रहे हैं, लोग तभी पाकिस्तान के सपोर्टिंग हो रहे हैं। और शेख हसीना ऐसा नहीं है कि वो लोग हमेशा से, इन लोगों के द्वारा ये भी कहा जाता है अभी कि शेख हसीना के सरकार में जो भी बांग्लादेश में अराजकता फैली उसमें भारत का भी हाथ है, भारत क्योंकि इस सरकार को हमेशा से सपोर्ट करता रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता, हमने इस बात को हमेशा से समझना चाहिए। कोई भी दो देशों के रिश्ते नेताओं पर केंद्रित नहीं होते, नेता केंद्रित नहीं होते। हो सकता है कि उनके व्यक्तिगत संबंध अच्छे हो सकते हैं, लेकिन कोई भी सरकार में नेता केंद्रित रिश्ते नहीं होते। अब मान लीजिए कि दो देशों के बीच कोई सड़क बनाई जा रही है, सड़क का फायदा किसे मिलेगा? दोनों देशों को मिलेगा। अगर बांग्लादेश और भारत के बीच सड़क बनाई जा रही है तो उसका फायदा बांग्लादेश को भी मिलेगा, भारत को भी मिलेगा। अगर छात्रवृत्ति दी जा रही, मान लो बांग्लादेश के स्टूडेंट को इंडियन गवर्नमेंट कोई छात्रवृत्ति दे रही है, तो क्या वह जो छात्रवृत्ति मिल रही है, स्कॉलरशिप मिल रही है, क्या वह प्रधानमंत्री को दी जा रही है? नहीं, वो स्टूडेंट को दी जा रही है। लेकिन वो लोग थोड़े, मुझे लग रहा है कि दिमागी रूप से भी थोड़ा कमजोर है। वो लोग ये समझते हैं कि नहीं, भारत अपनी तरफ से पूरी इस पर वो कर रहा है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। रिश्ते हमेशा लोग देश के साथ होते हैं और उसका जरिया होती है सरकार। इस बातों को उन्हें समझना होगा। अगर ऐसा हो कि भारत, अभी जो वर्तमान स्थिति चल रही है, अगर भारत सीधे वहां के लोगों से संपर्क करना शुरू कर दे तो वहां लोग क्या आरोप लगाएंगे उसके बाद कि हमारी संप्रभुता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं। और अगर भारत सरकार के साथ खड़ी होने लग जाए तो कहेंगे कि सरकार का पक्ष ले रहे हैं। यहां पर तो वही बात होगी, चित भी मेरा, पट भी मेरा और अंटा मेरे बाप का। सीधी सी बात है, इस बात को हम सभी लोगों ने समझना होगा और इस बात को उन लोगों ने भी समझना होगा। और ऐसी स्थिति ऐसा नहीं है कि हमेशा बनी रहेगी, बहुत जल्दी इसमें सुधार आएगा, लेकिन जब तक सुधार नहीं आता तब तक इस बात को हम सभी लोगों ने सोचना होगा। और भारत के लिए चिंता की बात इसीलिए है, दो कारणों से भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता करने की बात है। सबसे पहली बात, चीन के हमारे पड़ोसी देशों के साथ बढ़ते संबंध। चीन की राजनीति हम सभी लोग जानते हैं। चीन सबसे पहले विदेशी जो अपने जैसे मित्र राष्ट्र है, जैसे भारत को मित्र राष्ट्र है, चीन क्या करेगा? उसे कर्जा देगा। चीन उसे इतना कर्जा दे देगा, इतना कर्जा दे देगा कि लास्ट में वह स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो कर्जा चुकाने की हालत में नहीं आएंगे। फिर वहां चीन क्या करेगा? अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करेगा। ऐसी ये सबसे पहला कारण है ये कि चीन के जो हमारे मित्र राष्ट्र है उनके साथ बढ़ते संबंध, इसको ये सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात है। क्योंकि और जो चीन का जो घेरा है ज्यादा तंग हो रहा है, इसको हमारे जो विदेशी नीति के निर्णायक हैं, इसको हमारे विदेशी नीति के निर्णायक लोगों ने बहुत जल्दी सोचना होगा और इस पर कुछ कड़े फैसले उन लोगों ने लेने होंगे। दूसरी बात जो है कि बांग्लादेश का पाकिस्तान प्रेम, पाकिस्तानीकरण। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले मैंने कहा था कि जो शेख हसीना कभी पाकिस्तान के साथ आयात करने पर ही बहुत सारे प्रतिबंध हुआ करते थे, वीजा पर बहुत सारी चीजें हुआ करती थी, लेकिन आज हवाई सेवा शुरू की जा रही है, आज वहां पर जय बांग्ला के नारे को हटाने की बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि हम सभी लोगों ने सोचना होगा। हमारे सशस्त्र बलों को भी इन चीजों पर सोचना होगा, हमारे विदेशी नीति निर्माण वाले लोगों को भी, उनके निर्णायकों को भी इस बारे में सोचना होगा। हम सभी लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमेशा से स्थिति रहेगी, बहुत जल्दी स्थिति में सुधार आएगा और हम सभी लोगों ने इन सारी बातों पर ध्यान देना होगा। इन सारी बातों को लेकर के अभी एक आपको इंसिडेंट याद होगा कि किस तरीके से हमारे लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, हिंदू लोगों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। चिन्मय कृष्ण सही नाम अगर मैं ले पा रहा हूं तो, जो एस्कॉन के डिवोटी हैं, जो वहां के एस्कॉन से जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। जो भी है तो उनके ऊपर क्या क्या राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया कि राजद्रोही हैं, उनको जेल में डाल दिया। और केवल उन्हें ही नहीं, और 17-18 लोगों को उनके साथ जेल में डाल दिया। और एस्कॉन के जो 19 और लोग हैं उनको क्या कर दिया? उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। ऐसी बहुत सारी घटनाएं लगातार हो रही हैं। तो इन सारी बातों को मुझे लगता है कि हमने सोचना होगा और जो भी सारी बातें, जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं लोगों के द्वारा, उन सारी बातों को हमने तरीके से सोचना होगा। इन सारी बातों को लेकर के आज का वीडियो बनाया जा रहा था और मैं आशा करता हूं कि सारे विषय आप लोगों को समझ में आए होंगे और भारत सरकार को भी इस ओर चिंतित होना होगा। भारत ऐसा नहीं है कि भारत हमेशा से पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाता है। भारत हमेशा से एक परिपक्व देश रहा है और अभी भी भारत ये चाहता है कि भारत के रिश्ते बांग्लादेश के साथ पूरी तरीके से ठीक रहे, क्योंकि भारत के साथ बांग्लादेश का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। कहीं ऐसा नहीं है कि फिर से वही वाली बात आ जाती है कि किसी नेता के साथ उसके अच्छे संबंध है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। रिश्ते किसी भी नेता केंद्रित नहीं होते हैं। रिश्ता हमेशा देश के साथ होते हैं। जिसकी भी सरकार रहेगी उसके साथ सरकार को रिश्ते बनाने होंगे।
जरूरी नहीं है कि अगर कोई सरकार विरोधी रही तो उसका रिश्ते तोड़ दिए जाए। रिश्ते हमेशा रिश्ते बना के ही सारी चीजें चलती हैं। और इन सारी बातों को लेकर के आज का वीडियो बनाया गया था और कई दिनों से मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को बनाया जाए और मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें तरीके से समझ में आई होंगी। सबसे पहली बात की बांग्लादेश का निर्माण कैसे हुआ, दूसरी बात की तख्ता पलट पहली बार हुआ है कि कई बार हुआ है, तीसरी बात की कारण क्या है जो वहां पर तख्ता पलट हुआ, चौथी बात की भारत को आखिर क्यों चिंता करनी चाहिए। जो ये चीजें मुझे समझ में आई, मैंने सारी बातें जो मैंने पढ़ा, जो चीजें मैंने इधर उधर से कलेक्ट की, सारी बातों को मैंने आपके सम्मुख रखा है। बहुत सारी बातें ऐसे हो सकती है क्या पता मैंने गलत भी कही हो और बहुत सारी चीजें जिससे मुझे सुधार भी करना होगा, लेकिन सारी बातों को आपके सम्मुख मैंने रखा है और मैं आशा करता हूं कि मेरी सारी बातें आपको पसंद भी आएंगी। और इन सारी बातों को न केवल आप सुने, अभी तो अपने साथियों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इनको साझा भी करें ताकि कोई भी आदमी भ्रांतियों में न रहे, गलत सलत बातें लोगों को न बताई जाए। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।